देखिए आप सबके पास रिकॉर्डिंग मैसेज गया होगा ताकि बाद में आप लोगों को मैं बैकअप भी दे पाऊँ इसलिए, ठीक है। या जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है उनको भी बैकअप मिल जाता है ना। जो लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहा है, जो लोग रिकॉर्डेड ही लेता है, ठीक है, उनको बैकअप लेक्चर्स मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल टाइम में मिसेस बैनर्जी बस एक चीज़ आपको बोलूँगा, क्लास हिंदी में होगा बट आपको कोई भी क्वेरीज हो आप बंगाली में बात कर सकते हैं, ओके। মিসেস ব্যানার্জি আপনি বুঝতে পারলেন তো আমার কথাটা? হ্যাঁ 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 আমি বুঝতে পেরেছি, আমি শুনতে আপনি পেরেছি। আপনি বাংলায় প্রশ্ন করবেন, কোনো প্রবলেম নেই। আমি নর্মালি ক্লাসটা হিন্দিতে ইংলিশেই নিই, ओके 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 थैंक ओके। नॉर्मल टाइम पे क्या करना है, अनम्यूट रखना है, ठीक है। और जब भी कोई क्वेश्चन करना हो उस टाइम पे अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिएगा। एक क्योंकि और कुछ नहीं, बैकग्राउंड नॉइज होता है सबके घर में अपना अपना, ताकि रिकॉर्डिंग खराब ना हो, इसलिए ये बात मैं करता हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग खराब होने से बाद में स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। तो नॉर्मल टाइम में म्यूट रखिएगा और जैसे ही कुछ सवाल हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन कीजिएगा, बस इतना सा मेंटेन करना है, नथिंग मोर देन। ओके ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और बातचीत चालू करता हूँ, बट उससे पहले ये बात करूँगा सर, हम लोग इकोनॉमिक्स में ओके मिसेस बनर्जी, हम लोग इकोनॉमिक्स में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हाँ सर, जो लोग जैसे आई थिंक शालिनी शौमन्विता रिसेंट ट्रेंड में आप लोगों ने एडवांस टॉपिक काफ़ी सारा पढ़ लिए, लाइक थ्योरी ऑफ मार्केट में आप लोगों को कुछ दिनों से काफ़ी अच्छा डिटेल्स में क्लास मिला है, बट अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ सर, एकदम हार्डकोर बेसिक से, मतलब इकोनॉमिक्स के शुरुआत से बात करेंगे, ठीक है। जैसे एज अगर कंपनी सेक्रेटरी का जो एंट्रेंस एग्जाम है, चार्टर्ड फाउंडेशन एग्जाम या सीएमए का फाउंडेशन एग्जाम, इकोनॉमिक्स सभी के लिए है, सबको पढ़ना पड़ता है। नाउ पॉइंट इज दैट कि जैसे अगर मैं सीएस के हिसाब से बात करूं, सीएस में सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट के नाम से पढ़ा जाता है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन एनवायरनमेंट तभी समझ में आएगा जब आप इकोनॉमिक्स समझ पाओगे। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये इकोनॉमिक्स है क्या, सबसे बड़ा सवाल है। हाँ सर, बेसिक बात कर रहे हैं इसलिए थोड़ा बेसिक चर्चा करूंगा और काफ़ी डिटेल्स में बात करूंगा कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, क्योंकि तभी जाके इकोनॉमिक्स का जो एडवांस एरिया है जैसे डिमांड, सप्लाई, मार्केट, प्रोडक्शन, कॉस्ट, ये सब चीज़ भी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और ये सब्जेक्ट क्यों हम लोगों को पढ़ाया जाता है। और इसका बिजनेस वर्ल्ड में, जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों का एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट भी, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट सीए के केस में इसका एक नाम है सर, कॉमर्शियल नॉलेज बोल के, ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हो, कॉमर्शियल नॉलेज हो, तो ये एनवायरनमेंट को ऑपरेट करने के लिए इकोनॉमिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जब तक आप इकोनॉमिक्स का बेस नहीं बनाओगे तब तक आपको इकोनॉमिक्स बिजनेस वर्ल्ड या बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैटर को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वर्ड का नाम है इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ना, कौन से वर्ड से आया है शालिनी, याद है लास्ट क्लास में मैं बोल रहा था, कौन से वर्ड से इकोनॉमिक्स आया है, बोलो, ट्राई करो। इकोनॉमिक्स वर्ड्स किस वर्ड से ओरिजिन हुआ है इसका, थोड़ा बहुत याद आ रहा है क्या? हाँ शालिनी, अरे बोल। ओइको, कौन से वर्ड से आया है? ओइकोनोमिया, ओइको, ओइकोनोमिया, ठीक है। इट्स अ ग्रीक वर्ड सर, है ना। ये ओइकोनोमिया जो है ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। इसमें ओइको का मतलब होता है हाउस होल्ड और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, ठीक है। ग्रीक या रोमन वर्ड जो भी बोलो, बेसिकली ये ग्रीक वर्ड है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया से इंग्लिश में ये नाम हो गया इकोनॉमिक्स। तो सिंपल, अगर इसको जितना सिंपल कर सकते हैं, एकदम ले मैन की तरह समझने का कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक्स मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। सर हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब घर मैनेज करना, यस, घर मैनेज करना। एक सिंपल तरीके से समझो, घर मैनेज करना क्या है सर। घर को मैनेज करने के लिए देश को बिजनेस बनाना पड़ता है, सिंपल है। अगर देश में बिजनेस बनेगा तभी सबका, हाँ बोलिए। ওইকোনমিয়া স্পেলিং আমি বলে দিচ্ছি এক্ষুনি, ওই ও আই কে ও এন ও এম আই এ, আমি দেখাচ্ছি এক্ষুনি। ও আই কে ও ওইকো নোমিয়া, এন ও এম আই এ, নোমিয়া। আমি এক্ষুনি দেখাবো, সব নোটসে সব আছে, আপনাকে তো লিখতে হবে না, আমি সব প্রোভাইড করে দেবো। আর যদি আপনি লিখতে চাইছেন না এখনই মানে শুনলাম তো, ওই জন্য ভুলে গেলে যদি প্রশ্ন করেন যাতে উত্তর দিতে পারবো না, ওই জন্য। না না ঠিক আছে ঠিক আছে।
तो ओके ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया का क्या मतलब बोला मैंने? हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब बेसिकली घर को मैनेज करना। अब घर को मैनेज करने के साथ, लेकिन इकोनॉमिक्स तो बिजनेस वर्ल्ड में यूज होता है ना सर? आप लोग एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, थोड़ी ना किसी घर में किसी किसी का हाउस होल्ड मैनेज करने थोड़ी ना कोई जाएगा। हाँ शालिनी, है ना? सबको कहाँ जाना है? बिजनेस मैनेज करने जाना है। तो बिजनेस वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स का क्या काम? इसके लिए हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स और हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स में क्या बहुत अंतर है? नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं है। ठीक है, बस बिजनेस इकोनॉमिक्स एक लार्ज पैरामीटर है, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स एक नैरो पैरामीटर है। मतलब हाउस होल्ड में एक एक घर के बारे में बात होता है, जैसे आपका घर, मेरा घर, ABCD XYZ, शर्मा जी का घर, और भी बैनर्जी का घर, चैटर्जी का घर, जिसका भी घर आप ले लो, ठीक है, सिन्हा का घर, उकील का घर। ठीक है, कहने का मतलब है कि सभी का अपना अपना घर होता है, अपने घर को, हाउस होल्ड को मैनेज करना होता है। दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक्स, है ना? जैसे हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट्स या फिर जो घर घर को चलाते हैं, ठीक है, जैसे घर का जो हेड होते हैं, किसी के घर में नॉर्मली क्या है? पापा क्या है? फाइनेंस मैनेजर। माँ क्या है? होम मेकर्स, मतलब होम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये फाइनेंस और होम मिनिस्ट्री मिला जुला के घर का इकोनॉमी को संभालते हैं। एग्जैक्टली कंट्री को भी वैसा ही करना पड़ता है। अगर आप हमारे देश का सेगमेंट को देखो, जिस तरह से कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है, एक प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो पूरा कामकाज देखते हैं। एक होम मिनिस्टर होते हैं जो पूरा देश का जो भी घरेलू मैटर है, ठीक है, देश का इंटरनल जो भी कंट्रोल है, ठीक है, वो सब चीज देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, ठीक है, इनका काम है कि भाई देश को कहाँ से इनकम होगा, फिर वो पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जैसे जीएसटी से इनकम करना है, इनकम टैक्स से इनकम करना है, अलग अलग टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट इनकम करते हैं, और फिर वो इनकम गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बॉर्डर को सुरक्षित करते हैं, मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी देते हैं। फिर आपका जहां पर भी जॉब क्रिएट करना हो, रोड बनाना हो, रेल बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, एजुकेशन बनाना हो, कर क्या रहा है सर? इकोनॉमिक्स। सिमिलरली एक कंपनी क्या करते हैं? उनको भी सेम टू सेम काम, पैसा जुगाड़ करना, कहां से फाइनेंस होगा, मतलब बिजनेस को पैसा कहां से मिलेगा, फिर उस पैसे से बिजनेस कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेगा। समझ रहे हो ना? जैसे मानो कि फोन का कंपनी, ठीक है, आपके घर में कितना सारा चीज है, आप एक बार जस्ट आंख घुमाओ आपको दिखेगा। पंखा चल रहा है, उसका कंपनी है। फोन यूज करते हैं, उसका कंपनी है। आपके घर में वॉशिंग मशीन होगा, उसका कंपनी है। टीवी होगा, उसका कंपनी है। क्या नहीं है ना? आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट जैसे हम लोग क्लास कर रहे हैं, ये भी एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो कंपनी का काम क्या है? या तो वो प्रोडक्ट का काम, प्रोडक्ट बनाएगा, या फिर वो सर्विस देगा, है ना? तो प्रोडक्ट या सर्विस, ये दो ही तो चीज होता है सर, इसीलिए नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी है। तो गुड्स या सर्विस, तो गुड्स बेचेगा, उसके लिए गुड्स बनाएगा, लेकिन बनाने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा फाइनेंस करना है, कहाँ से करना है? इकोनॉमिक्स ये नॉलेज देता है, ठीक है, ओवरऑल नॉलेज देगा आपको कि कौन से सोर्स है। बाकी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब आप लोग एग्जीक्यूटिव इंटरमीडिएट लेवल में आओगे ना, डिटेल्स में और पता करेगा, ठीक है, कि फाइनेंस क्या होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ओवरऑल सारा चीज का नॉलेज मिलेगा आपको कि भाई पैसा जुगाड़ कैसे करते हैं, उस पैसे को यूटिलाइज कैसे करते हैं, और फिर बिजनेस को चलाते कैसे हैं। चाहे कंट्री रन करो, चाहे कंपनी रन करो, या घर को रन करो, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट हर जगह में सेम है। बस एरिया वाइज इसका जो यूटिलाइजेशन है, या फिर इसका जो सरकमफरेंस है, ये बढ़ जाता है। देश का बात हो बहुत बड़ा बात, एक कंपनी का बात हो थोड़ा मीडियम टाइप ऑफ बात, घर का बात हो थोड़ा छोटा बात, लेकिन बात तो वही है। क्या ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? हाँ शौमन्विता, बोलो। यही है ना इकोनॉमिक्स। इसी को समझने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स में एक प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए, ऐसे इकोनॉमिक्स में दो पैरामीटर होते हैं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक मैक्रो एक माइक्रो। तो मैं आपको ये जो टॉपिक अभी आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली माइक्रो पार्ट है, जो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स है। ठीक है, मतलब बेस है, बेसिक्स मतलब बेस है, जिसके बिना इकोनॉमिक्स नहीं बनाया जा सकता। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स बिना आप इकोनॉमी को समझ नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ कि दोनों चीज, सीएस में तो मैक्रो पार्ट भी है, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम वगैरह, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमी आपको तब समझ में आएगा, उससे पहले आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको क्या जानना पड़ेगा, मैं आपको बस एक सब सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ, चार्टर्ड के हिसाब से भी देख लो, सीएस के, ये सीएस का मैट है इंस्टीट्यूट का, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर आप आपके इंस्टीट्यूट के सीएस का मैट से देखो, तो वहां पर भी आपको ये देख सकते हैं आप। नॉर्मली आप लोग को यहाँ पर
छोटा करके दिया है, मतलब छोटा इन द सेंस एक पॉइंट में दे दिया, ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक ही चैप्टर है, लेकिन नहीं, ये एक चैप्टर नहीं है ये। बेसिक्स ऑफ डिमांड सप्लाई फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मतलब एक्चुअली इसके अंदर सारा का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, सारा का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। कॉम्पिटिटिव वे में कर रहा है सीएस इंस्टीट्यूट, इसलिए ऐसे दिखा रहा है जैसे कुछ भी नहीं है, एक छोटा चैप्टर कर दिया, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली एक पूरा एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट मार्केट सब दे दिया। उसके बाद आता है नेशनल इनकम एंड अकाउंटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जो लोगों ने ऑलरेडी नेशनल इनकम का क्लास कुछ दिन पहले मैंने करवाया था, फिर से रिवाइज करूंगा, ठीक है, सो डोंट वरी, चलता रहेगा ये सब चीज। इंडियन यूनियन बजट मैक्रो इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमी है। लेकिन ये सब कुछ समझ में तभी आएगा आपको, पहले आप अपना बेसिक्स बनाइए, ठीक है। तो ये बेसिक्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ध्यान से देखिए, ये वाला नोट से मैं ये सब शेयर करूंगा आप लोगों को। यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा, एक सेकेंड मैं थोड़ा पेन ले लूँ, पेन लेना भूल गया। जितना सिंपल वे से समझो उतना बढ़िया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, काम कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर, आपको मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बताऊंगा, बिकॉज आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के साथ ही इकोनॉमिक्स को यूज करना है। सो दैट इज व्हाई यू मस्ट नीड टू नो हाउ इकोनॉमिक्स वर्क इन द बिजनेस वर्ल्ड। सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, बिजनेस वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स कैसे काम करता है। एक होता है इकोनॉमिक्स का सिंपल थ्योरी, जो इकोनॉमिक्स को बताते हैं, लेकिन आप लोग एज ए चार्टर्ड, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोगों का काम क्या है, बिजनेस को टैकल करना है ना, बिजनेस को टैकल करना। सो यू मस्ट नीड टू कनेक्ट विद बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सिंपल है, अभी अभी आपको मैं यही सब चीज बताऊंगा, एंड उसके बाद आपको मैं डिमांड सप्लाई बताऊंगा, ठीक है, जिसमें आपको डिमांड सप्लाई किस तरह से काम करते हैं, इसका पूरा डिटेल्स एलाबोरेशन करूंगा। फिर जाके आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट बताऊंगा, ठीक है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, इसके बिना तो इकोनॉमिक्स रन ही नहीं हो सकता। फिर आता है मार्केट, जिन लोगों ने ये एक बार कर लिया फिर से बाद में रिविजन कर लेना, डोंट वरी, ठीक है। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो इन सिंपल अगर कहा जाए तो डिमांड सप्लाई मार्केट, सीएस के मैट के हिसाब से देखे तो ये सिर्फ एक चैप्टर है, बट एक्चुअली ये 4 चैप्टर का एक मिक्सअप है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहले इकोनॉमिक्स को बनाते हैं ना, फिर धीरे धीरे चैप्टर क्वेश्चन आंसर सब करेंगे, लेकिन पहले इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलिए, तो बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे पास इंट्रो का 2 नोट है, ठीक है। एक आज मैं आपको पहले तो ये बताऊंगा कि नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, और फिर मैं आपको बताऊंगा बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, हल्का हल्का चलेंगे, लेकिन समझते हुए चलेंगे। उसके बाद डिमांड सप्लाई में आएंगे, तो मतलब डायरेक्ट डिमांड सप्लाई में पहुंचेंगे ना, तो मतलब समझ में नहीं आएगा, और मतलब समझना बहुत जरूरी है। यू मस्ट नीड टू बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट, ओके। सो कॉन्सेप्ट पहले बिल्डअप कीजिए, नहीं तो ना सब चीज ना ऐसा करना पड़ेगा जैसे मागअप करना पड़ रहा है, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना मुकोस्तो, या फिर रटना, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो मुकोस्तो करके रट के ये प्रोफेशनल लेवल का नैया पार नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए चलिए मैं आपको सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बात करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं काफी बात है। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, डोंट वरी प्रैक्टिकल भी बताऊंगा अभी। आपको यहाँ पर डेफिनेशन समझना है इकोनॉमिक्स का, स्कोप समझना है। अगर स्कोप में बात करें तो इकोनॉमिक्स को 2 पॉइंट में यहाँ पर डिवाइड किया गया, एक माइक्रो एक मैक्रो। तो ये जो डिमांड सप्लाई मार्केट प्रोडक्शन कॉस्ट, ये माइक्रो है, ठीक है। सर मैक्रो क्या है फिर, मैक्रो इज लाइक नेशनल इनकम, इंडियन गवर्नमेंट बजट होता है ना, एवरी ईयर फरवरी में गवर्नमेंट बजट लाता है, जिसके ऊपर डिपेंड करके देश का अगला 5 साल डिपेंड करता है। ये जैसे कि कुछ दिन पहले ही आया इंडियन गवर्नमेंट का बजट, आप लोगों ने देखा होगा अगर खबर रखते हैं तो ये बजट कैसे होता है, कंट्री का इकोनॉमी का डेफिसिट इकोनॉमी है कि ये सरप्लस इकोनॉमी है, ठीक है, इसका भी एक अलग एरिया है। तो सब आगे आगे मैं चर्चा करूंगा आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या जानना पड़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या जानना पड़ता है, ये आपको जानना पड़ेगा। फिर बाद में मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपको है अभी करेंट सिलेबस के हिसाब से वो मैं बताऊंगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल्स नहीं जाऊंगा, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल्स में जानना है, जिसमें आपको डिमांड सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन,
अलग अलग मार्केट जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होते हैं, मोनोपोली क्या है, ओलिगोपोली क्या है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोलिस्टिक क्या है, मोनोपोलिस्टिक क्या है, ठीक है, डुओपोली क्या है, ये सब मार्केट के अंदर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, सो डोंट वरी, धीरे धीरे जाएंगे। अच्छा, और ये बेसिक्स में जानना है कि इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक साइंस है। सवाल है आपके सामने, अगर आप लोग कभी ख्याल करेंगे, कभी थोड़ा सा अगर नजर डालेंगे स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि इकोनॉमिक्स आर्ट्स के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं, साइंस वाले भी पढ़ते हैं, कॉमर्स वाले भी पढ़ते हैं। क्या आप लोगों ने ये कभी नजर दिया ये पॉइंट? अब देखिएगा इकोनॉमिक्स में पहले जमाने में तो होता था इकोनॉमिक्स आर्ट्स में भी पढ़ा जाता है, तो उन लोगों को इकोनॉमिक्स इन बीए इकोनॉमिक्स ऐसे करके कहा जाता था, बैचलर ऑफ आर्ट्स लेकिन इकोनॉमिक्स में। फिर बाद में कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, अगर मैथ्स है साथ में तो फिर उसको बीएससी इकोनॉमिक्स कर दो। और कॉमर्स के स्टूडेंट को तो इकोनॉमिक्स ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, कॉमर्स का सिलेबस ना फिक्स्ड होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता कॉमर्स में, जो बोला गया है वही पढ़ना पड़ता है, और उसमें इकोनॉमिक्स साल में हर साल पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट बीकॉम लेवल में बात कर रहा हूँ, बीकॉम या एमकॉम लेवल में इकोनॉमिक्स मस्ट है, कॉमर्स में मस्ट है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्या आप लोगों ने कभी ये नजर दिया, मिसेस बैनर्जी আপনি কখনো দেখেছেন এই ব্যাপারটা कि আর্টসেও ইকোনমিক্স পড়ছে, সায়েন্সেও পড়ছে, কমার্সেও পড়ছে, সবাই পড়ে? হ্যালো, বলুন। হ্যালো। হ্যাঁ বলুন, শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? হ্যাঁ, উচ্চ মাধ্যমিকে আমার ছিল স্যার পলিটিক্যাল সায়েন্সের সঙ্গে ইকোনমিক্স 4 সাবজেক্ট ছিল। यस एग्जैक्टली, ठीक है सर। तो बेसिकली ये कॉमर्स के लोग पढ़ते हैं, आर्ट्स के लोग पढ़ते हैं, या फिर साइंस वाले पढ़ते हैं, ऐसा एकदम नहीं है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस भी है। सोशल साइंस बेसिकली हमारा जो समाज व्यवस्था है, समाज व्यवस्था मतलब जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, ठीक है, इसको ठीक रखने का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इकोनॉमिक्स बताते कि भाई किस तरह से कंट्री को रन कराया जाए। आपको आगे आगे समझ में आएगा कि क्यों इतना डेप्थ वाला बात चल रहा है। तो क्या इकोनॉमिक्स साइंस है? हाँ, कोई क्वेश्चन है क्या? हेलो, হ্যালো। हाँ बोलून बोलून। না, না আমি শুনছি। আমার এখন কোনো প্রশ্ন নেই। ओके ओके, क्या इकोनॉमिक्स साइंस है बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स? क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी बात करेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेस्ड है? इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स है? आगे आगे बताता हूँ। क्या ये आर्ट है, क्या ये प्रैग्मेटिक है, क्या ये नॉर्मेटिव है? प्रैग्मेटिक नॉर्मेटिव का क्या खेल है मैं आपको आगे बताता हूं। प्रैग्मेटिक इन द सेंस मतलब कितना रियलिस्टिक है, कितना रियलिस्टिक है, मतलब रियल वर्ल्ड में इकोनॉमिक्स का क्या काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मेटिव इन द सेंस आइडियल, ठीक है, आइडियल कितना है ये, जिसको हम लोग बंगाली में से बोलते हैं ना आदर्श सिचुएशन, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो आगे आगे बोलूंगा इसको एलाबोरेट करने के लिए, मैं थोड़ा मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, तो मैं इसको एलाबोरेट करूंगा। और एक चीज आपको यहां पर जानना जरूरी है, बेसिक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे 3 बिग क्वेश्चन आता है। जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, आपको एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ रियली बिग प्रॉब्लम। मैं आपको कंट्री के हिसाब से भी बताऊंगा, मतलब कोई भी कंट्री, आप इंडिया ले लो, यूएसए ले लो, चाइना ले लो, जो भी कंट्री आपको पसंद है, भारत तो सबको पसंद है। कंट्री वाइज भी आपको समझना पड़ेगा, हाउस होल्ड वाइज भी समझना पड़ेगा, और बिजनेस या कंपनी वाइज भी आपको समझना पड़ेगा। तो 3 अलग अलग एरिया है, लेकिन तीनों एरिया सेम कॉमन क्वेश्चन करता है ऑलवेज। कैसे? व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा चीज प्रोड्यूस करना है ताकि कंट्री चल पाए। मतलब क्या प्रोड्यूस इन द सेंस, क्या फार्मिंग में ज्यादा जोर देना चाहिए या इंडस्ट्री पे जोर देना चाहिए? अगर मैं कंट्री वाइज बात कर रहा हूँ करेंटली, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, कंट्री को किस सेक्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। चलिए लेट्स विजिट इंडियन इकोनॉमी। ये भी आप लोगों का पेपर में है सीएस का, ठीक है, मतलब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी बात होगा, लेकिन मैं यहीं पर थोड़ा सा इसको रेफरेंस में ले रहा हूँ बेसिक्स लेवल में। मैं यहाँ पर विकिपीडिया सोर्स यूज कर रहा हूँ आपको लेटेस्ट डेटा दिखाने के लिए। जस्ट अब देखिए, यहाँ से आपको करंट अफेयर्स भी अपडेट हो जाएगा।
आप लोगों को करंट अफेयर्स भी पूछते हैं ना, तो करंट अफेयर्स भी आपका अपडेट हो जाएगा, सब चीज कनेक्टेड हो जाएगा। नाउ लुक हियर, ये इंडियन इकोनॉमी, जब भी हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ इंडिया, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है, डिटेल्स में आऊंगा जब इकोनॉमी ऑफ इंडिया के ऊपर डिटेल्स में बात करूंगा। यहाँ पर मैं कुछ रेफरेंस के लिए आ रहा हूँ कि ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये जो 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन क्यों है, कंट्री वाइज सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी ऑफ इंडिया पे आ गए। नाउ अगर आप इंडियन इकोनॉमी में देखते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग हमेशा करते हैं कि कंट्री का जीडीपी का क्या सिचुएशन है। नो, व्हाट इज जीडीपी? ये एक्चुअली नेशनल इनकम के क्लास में मैं बात करता हूँ। जीडीपी का सिंपल मतलब अगर मैं बताऊं, सिंपल एकदम लेमैन की तरह सोचिए, ज्यादा इकोनॉमिस्ट की तरह नहीं सोचना है, जस्ट लाइक अ लेमैन। कोई भी एक कंट्री में, कोई भी कंट्री में, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, जो भी कंट्री है, कोई भी कंट्री में उसके डोमेस्टिक टेरिटरी पे जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको मॉनेटरी वैल्यू पे ट्रांसफर करके जो टोटल वैल्यू आता है वो उसका जीडीपी है, सिंपल। लेकिन क्या नेशनल इनकम और जीडीपी सेम है? नहीं, नेशनल इनकम थोड़ा और इलाबोरेटिव है। उसमें फॉरेनर को जो आप पेमेंट करते हैं या फॉरेनर से जो पेमेंट लेते हैं उसका भी एडजस्टमेंट होता है। नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, वेरियस डेफिनेशन है जीडीपी का या नेशनल इनकम का, तब डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन इंडियन जीडीपी वर्ल्ड का अभी टॉप 10 में से एक है, मतलब 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी वर्ल्ड का। लेकिन प्रॉब्लम एक है, जीडीपी अच्छा है हमारा, पॉपुलेशन बहुत हाई है, इसलिए पर हेड इनकम एवरेज में बहुत खराब है, ठीक है। सो जीडीपी रैंक में इंडिया 6th है, इसका प्राउड जरूर हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ये है कि जब इस जीडीपी को नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे, ठीक है, तो हमारा इनकम वर्ल्ड में कुछ अच्छा पोजीशंस पे नहीं है। वर्ल्ड में अगर 210 के आसपास कंट्री है सर, 210 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उसमें इंडियन इकोनॉमी जीडीपी वाइज अगर रैंक किया जाए तो 145th में आता है। दैट इज नॉट अ गुड साइन। अगर हमें डेवलप बनना है तो कम से कम टॉप 100 के अंदर तो आ जाए पहले। लेकिन इसमें गवर्नमेंट को भी दोष अभी नहीं दे सकते, बहुत मेहनत करना है, क्योंकि सबसे पहले तो भारत को सेल्फ रिलायंट होना है। सेल्फ रिलायंस इंडिया मतलब अपने पैरों में खड़ा होना है, दूसरे का प्रोडक्ट यूज करना बंद करना है। मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा, ये सब चीज आपको समझ में आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते कि दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट लेने से क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हम लोग अपना खुद का प्रोडक्शन कब चालू कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा? जैसे चाइनीज मोबाइल फोन खत्म करना होगा धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं कर सकते, धीरे धीरे, कि चाइना से मोबाइल फोन नहीं लेंगे, हम लोग खुद का मोबाइल फोन बनाएंगे, उसी पे भरोसा करके यूज करेंगे। और टेक्नोलॉजी पे भी किसी का हेल्प जरूर ले सकते हैं, लेकिन खुद का होगा। चाइनीज टेक्नोलॉजी या चाइनीज कंपनी नहीं, इंडियन ब्रांड होगा। नॉट जस्ट मोबाइल, मोबाइल तो एक बस एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारा चीज हम लोग फॉरेन से लेते हैं और फॉरेन को देते बहुत कम है। मतलब इंडिया का एक्सपोर्ट कंपेरेटिवली लो है, इंपोर्ट ज्यादा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब आप लोग जानते हैं ना, आमदनी रफ्तानी ऐसे बोलते हैं, आयात निर्यात हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, निर्यात। नाउ पॉइंट इज दैट कि ये जो भी होता है ये सब तो आपको मैं धीरे धीरे मैक्रो इकोनॉमी में बताऊंगा। तो अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, अभी मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि जस्ट लुक हियर, एग्रीकल्चर, भारत, मतलब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ, पॉइंट से मत हिलिएगा। हाँ, पॉइंट क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। किसके बारे में सोच रहे हैं? कंट्री के बारे में। इसके बाद कंपनी पे आएंगे, उसके बाद घर पे भी आ जाएंगे, मतलब हाउस होल्ड के अंदर। एक कंट्री ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करता है, भाई क्या प्रोड्यूस करे, क्या जरूरी है देश के लिए। तो देश के लिए नॉर्मली 3 चीज जरूरी होता है, जो चीज मैं आपको भी यहाँ पर शो कर रहा हूँ। सर इतना बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, हमारा एग्रीकल्चर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम लोग कोई डेवलप नेशन जैसा नहीं है जिसमें 3 करोड़ 4 करोड़ या 5-10 करोड़ लोग रहते हैं। इंग्लैंड में 5-7 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है, और साइज में जितना है बंगाल के जैसे साइज है, उससे भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, लेकिन हार्डली 5 करोड़ लोग रहते हैं, ठीक है। यूपी जैसा साइज है यूके का। यूएस का साइज इतना बड़ा है, उसमें सिर्फ यूपी जैसा पॉपुलेशन है सर, उत्तर प्रदेश जैसा। पूरा यूएस इंडिया से 2 गुना है, 2 टाइम्स लार्जर देन इंडिया, और उसके अंदर लोग रहते हैं यूपी जैसा, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन जैसा। तो उनके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, हमारा प्रॉब्लम अपना है। यूएस का अपना प्रॉब्लम होगा, चाइना का अपना प्रॉब्लम होगा, यूके का अपना प्रॉब्लम होगा, सबका अपना अपना प्रॉब्लम है। तो इंडिया को एग्रीकल्चर में हमेशा ध्यान देना पड़ता है। तो करेंटली जीडीपी अगर देखा जाए
तो जीडीपी वाइज एग्रीकल्चर से हमारा टोटल 16.38% जीडीपी का टोटल, अगर 100% है, 100% जीडीपी है, उसमें 16% एग्रीकल्चर से होता है, मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। इंडस्ट्री से 29 से 3.34, मतलब ऑलमोस्ट 30% हमारा इंडस्ट्री से आता है। सर्विस सेक्टर्स लाइक आईटी सेक्टर्स, बीपीओ सेक्टर्स, सर्विस इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर्स, रेलवेज, सर्विस ओरिएंटेड एरिया, ये इंडिया काफी इंप्रूव किया। ठीक है, इंडिया अभी 54% सर्विस सेक्टर्स में काम करते हैं। हमारा आईटी सेक्टर्स क्या इंप्रूवमेंट किया है आप लोगों को पता है। ठीक है, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता में सॉल्ट लेक सेक्टर 5, न्यू टाउन, ठीक है, चंडीगढ़ में आपका सेक्टर्स, बहुत सारे आईटी सेक्टर्स है, नोएडा में है, ठीक है, गुड़गांव में है। तो काफी आईटी हब हमारे देश में जनरेट हुआ है। सर्विस इंडस्ट्री इंडिया में बहुत डेवलप किया है। कभी मैं डिटेल्स में बात करूंगा ये आईटी हब करता क्या है, एक साथ सब बताऊंगा तो मुश्किल हो जाएगा, आगे आगे बात करूंगा। 54 मतलब ऑलमोस्ट 55%। सो पॉइंट इज दैट कि कंट्री किस पे फोकस करे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फोकस करे, इंडस्ट्री पे फोकस करे या सर्विस पे फोकस करे, ये कंट्री को सोचना है, ये कंट्री को सोचना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, आई होप यू अंडरस्टैंड। हेलो, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब कंट्री वाइज समझ में आ रहा है आप लोगों को, प्लीज बताइए मुझे। व्हाट टू प्रोड्यूस, ज्यादा खाना बनाए, मतलब एग्रीकल्चर का चीज बनाए, ज्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बिल्डअप करें, या ज्यादा सर्विस ओरिएंटेड काम करें। क्वेश्चन है, सोल्यूशन। हाँ बोलिए, बोलिए। इंडस्ट्रीज पे। इंडस्ट्रीज पे फोकस करें। ओके, शालिनी का जवाब है कि इंडस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। इंडस्ट्री पे फोकस करने से क्या होगा, जॉब बढ़ेगा। यस सर। यस सर, वेरी गुड सर। इंडस्ट्री पे फोकस, यही भी सबसे खाली एरिया है, यही ये एरिया थोड़ा खाली है। एग्रीकल्चर परसेंटेज बढ़ना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर पे जीडीपी का परसेंटेज कम हो जाना चाहिए। एग्रीकल्चर बढ़ना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर पे जीडीपी परसेंटेज कम होके इंडस्ट्री पे थोड़ा शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्रीकल्चर कम कर दोगे, नहीं, एग्रीकल्चर तो रखना है, जितना है उससे और दुगना करना है। कैसे करेगा, इज अ बिग प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स इसका सॉल्यूशन निकालेगा, इकोनॉमिस्ट निकालेगा, गवर्नमेंट के अंदर जो भी टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं इनको सोचना है। क्योंकि आप देखो, सिंपल बात है, अगर एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, सर्वाइवल कैसे होगा, 140 करोड़ का पेट कैसे चलेगा। अब देखो, ये कंक्रीट तो नहीं खा सकते ना, मोबाइल फोन तो नहीं खा सकते, कंप्यूटर खा के तो जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे। जरूरी का चीज है, एग्रीकल्चर का मतलब है जरूरी, वो हमारे जीने के लिए जरूरी है। मोबाइल, सॉफ्टवेयर, दीज आर नॉट नेसेसरी फॉर अस, बिल्कुल नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। सो एग्रीकल्चर कम करके आगे नहीं बढ़ सकते, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, बट हाँ, जीडीपी पे उसका परसेंटेज कम करना है। ठीक है, उस पे इंडस्ट्री पे शिफ्ट करना है ताकि थोड़ा और प्रोडक्शन बढ़े, ताकि इतना अनएम्प्लॉयड सेक्टर्स को जॉब दे पाए। ये कंट्री के लिए बहुत चैलेंज है, बहुत चैलेंज है। जीडीपी बाई कंपोनेंट अगर देखोगे, हाउस होल्ड, टोटल जीडीपी का 59% हाउस होल्ड कंजम्पशन है, ये इसमें इंडस्ट्री कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। ये सब आगे आगे चर्चा करूंगा मैं आपसे, ये इंडियन इकोनॉमी के अंदर जब बात करूंगा ना, तो थोड़ा और डिटेल्स में बात करूंगा मैं आपसे। तो पॉइंट क्या है, हम लोगों को यहाँ से क्या समझ आ रहा है, हमें यहाँ पर यह समझ आ रहा है कि ये जो 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अच्छा, प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कैसे प्रोडक्शन करें। मतलब दो टेक्निक होता है नॉर्मली, देयर आर बेसिकली 2 टेक्निक्स। एक होता है आपका कैपिटल इंटेंसिव, मतलब बड़े बड़े मशीनरी यूज करके कर सकते हैं, और एक होता है लेबर इंटेंसिव। तो 2 अलग टेक्निक है, ये आगे आगे नोट्स के अंदर सब लिखा हुआ है, डोंट वरी। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब से फॉर एग्जांपल एक रोड बनाना है। ठीक है, जैसे मानिए कि मेरे घर के सामने वीआईपी रोड है, ठीक है, एयरपोर्ट रोड या वीआईपी रोड है। एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ, वीआईपी रोड कोलकाता, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ। हाँ, ये वीआईपी रोड, जो कोलकाता वीआईपी रोड है, मानो कि ये रोड जब बना था, मैं देखा ये रोड बनते हुए, तो ये रोड जब बन रहा है, इसमें क्या करना है, ये रोड सरकार के लिए एक एसेट है, गवर्नमेंट के लिए, और ये पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट बनाएगा पब्लिक के लिए है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये रोड बनाने के टाइम पे हम अगर मशीन यूज करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। हाँ शोभनीता, शालिनी, बताइए, अगर हम मशीन यूज करेंगे तो जल्दी बन जाएगा, खर्चा भी कम होगा। लेकिन
तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? अगर सब काम मशीन ही कर देगा तो फिर लेबर क्या करेगा? हमारे देश में तो बहुत लेबर है, इनको काम नहीं दोगे तो फिर इनका पेट कैसे चलेगा? गवर्नमेंट को तो उन्हें भी देखना पड़ेगा। वी आर नॉट यूएसए। यूएस का क्या है, वो मशीन यूज करेगा, एकदम 2 मिनट में काम खत्म कर देगा। उनके देश में काम करने के लिए लोग भी नहीं है, तभी इंडिया से लोग जाके वहां काम करते हैं। और जो भी है यूथ ड्रगिस्ट है, सब नशा करके पड़ा रहता है। सीरियसली, इट्स अ हार्डकोर ट्रूथ। ठीक है, तो इसीलिए इंडियन यूथ का 2-3 रीजन है। एक, सस्ता में मिल जाता है। दूसरा, वहां पर काम, मतलब वहां का लोगों का अंदर ना काम करने का जज्बात नहीं है। ठीक है, दे आर नॉट ईगर टू वर्क। और इंडियन यूथ पे बहुत काम करने का जज्बात है, बिकॉज हमें सर्वाइव करने का बहुत जरूरत है। ठीक है, भीड़ है हमारा बहुत। सो पॉइंट इज दैट यूएसए नहीं है, ये इंडिया है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम लेबर को काम दे कि मशीन लगा के फटाफट रोड बनाए। क्या करेगा सरकार, बोलो शालिनी, क्या करेगा? सर दोनों का यूज करना चाहिए था, मशीन को दोनों चलाने का। के लिए तो लेबर चाहिए। हाँ, मशीन चलाने के लिए लेबर चाहिए, लेकिन कई बार ऐसे होते भी, आजकल ऑटोमेटिक मशीन निकल गया। ठीक है, आप एक मशीन यूज करोगे तो ठीक है, लेकिन अगर एक की जगह 5 मशीन यूज कर दोगे, ठीक है, तो फिर लेबर का काम ही क्या है? 2-4 लेबर ही काम करेगा। जहाँ कम से कम इस रोड को बनाने के अगर मानो कि 2000 लेबर का काम मिल सकता है, उनका काम नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं ना, बैलेंस करते हैं आजकल कि ठीक है भाई, 5 मशीन मत लगाओ, उसकी जगह 2 मशीन लगाओ, बाकी लेबर से काम कराओ, क्योंकि उनको भी तो काम देना है। आई होप समझ में आ रहा होगा हाउ टू प्रोड्यूस। Yes, हाँ बोलो, बोलो सर बोलो, समझ में आ रहा है? সমন্বিতা বুঝতে পারছিস? বল। মিসেস ব্যানার্জি বলুন, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? व्हाट टू प्रोड्यूस? रोड बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, एटॉमिक पावर बनाए, मतलब जैसे मानिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन होता है कि हम लोग, कोल खत्म हो रहा है, तो कोल पावर की जगह क्या हम लोग एटॉमिक पावर में शिफ्ट हो सकते हैं? क्या हम लोग हाइड्रो पावर का काम कर सकते हैं, सोलर पावर कर सकते हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस? गवर्नमेंट के पास हजारों क्वेश्चन है, उसका जवाब ढूंढना ही गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम है। अलग अलग लोग अलग अलग बात करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट पे डिसीजन लेना पड़ता है। यही बात जब कंपनी पे होता है, कंपनी पे भी सेम बात। अगर मानो कि आप टाटा कंपनी में हो, से फॉर एग्जांपल आप टीसीएस में हो, टीसीएस कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाहता है, तो उसको भी सेम टू सेम सवाल का सामना करना पड़ता है कि ये सॉफ्टवेयर हमें लॉन्च करना चाहिए कि नहीं चाहिए। से फॉर एग्जांपल पेप्सी, कोको कोला, जैसे मानो कोक, कोक में एक प्रोडक्ट आया था, ऐसे कोको कोला वगैरह अच्छा नहीं है ना, तो नॉट गुड फॉर हेल्थ, शुगर बहुत होता है, आजकल लोगों को डायबिटीज है ना सर? आजकल लोगों को डायबिटीज है, तो लोग थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया है पीपल। तो कोक ने एक प्रोडक्ट लाया था डाइट कोक का, अभी भी मार्केट में चलता है। तो एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना है, तो कंपनी के सामने क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या डाइट कोक प्रोड्यूस करना चाहिए, ये और नो? अगर डाइट कोक प्रोड्यूस होगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, बट क्या होगा? कंपनी के सामने बहुत सारा सवाल है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें देखना पड़ता है। जैसे मानिए कि रिसेंट ट्रेंड में अगर मैं एकदम रिसेंट बात करूं, बिग बाजार बंद हो गया ना सर, इतना बड़ा ब्रांड बिक गया सर रिलायंस के पास, खबर है आप लोगों को? बिग बाजार सेल हो yes गया, sir. है ना? क्यों बिक गया बिग बाजार? सब बिग क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम हो गया बिग बाजार पे? क्यों नहीं चला पाया बिजनेस? इतना लोन कैसे कर लिया बिग बाजार? इतना लोन कैसे कर लिया? अब धीरे धीरे आपको ये बिग बाजार ब्रांड मार्केट में नहीं दिखेगा, सब रिलायंस के ब्रांड पे आ जाएगा, क्योंकि ये बिग बाजार रिलायंस पे सेल हो चुका है। रिलायंस 24,000 करोड़ के आसपास दाम पे बिग बाजार को खरीद लिया, और बिग बाजार इसलिए सेल कर दिया क्योंकि इसका मार्केट में इतना लोन हो गया था, और कोरोना पीरियड में बिजनेस और खराब हो गया। तो बिजनेस डिसीजन, कहाँ बिजनेस ओपन करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोडक्ट रखना है, किसी किसी बिजनेस के लिए मुश्किल हो जाता है, संभाल नहीं पाते। सिमिलर मॉडल में बिजनेस करते हैं, एक कंपनी है डीमार्ट बोल के, इंडिया में नहीं, ईस्टर्न साइड में थोड़ा कम चलता है, हमारा बंगाल बिहार साइड में कम दिखता है, बट एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से भी नाम है इसका। वेस्टर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा है।
राधा कृष्णन दमानी बहुत फेमस बिजनेस मैग्नेट है, लेकिन सेम मॉडल का बिजनेस वो प्रॉफिटेबल चला रहे हैं, बिग ब्रदर नहीं चला पाए। तो बिग क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ने नहीं चला पाया तो दूसरे भी नहीं चला पाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, इकोनॉमिक्स एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट है। सुनने में एक सिंपल इकोनॉमिक्स है, हाँ क्या इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अरे भाई क्या है ये, यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए। जैसे जब कोको कोला ने जब डाइट कोक लाया, किसको टारगेट किया बताइए मुझे। कोको कोला ने जब डाइट कोक लाया किसको टारगेट किया, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को कि जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है उनको। लोग कोक खाना, हेल्थ कॉन्शियस लोगों को, लोग कोक खाना छोड़ दे रहा था, कोक पीना छोड़ दे रहा था, क्यों, कोक में शुगर है, पीने से मोटा हो जाते हैं, है ना। तो कोको कोला ने सोचा कि काम करते हैं, आजकल लोग बहुत जिम जाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, तो डाइट कोक निकालते हैं, लोगों को डायबिटिक हो जाते हैं, हाई प्रेशर हो जाते हैं, तो डाइट कोक निकालते हैं। आई डोंट नो कि डाइट कोक पी के क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैं कभी नहीं पिया, नॉर्मल कोक भी मैं पसंद नहीं करता, बचपन में पिया बट आजकल बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब यह है कि कंपनी के लिए एक मार्केटिंग है, वो डाइट कोक लाना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कस्टमर ग्रुप के लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए। कंट्री भी ऐसे सोचते हैं कि किस सेगमेंट को बेनिफिट देना है, गरीबों को, मिडिल क्लास को, रिच को, किसके लिए कौन सा प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है। सिमिलरली यही बात अगर मैं थोड़ा हाउस होल्ड ओरिएंटेड बात करूँ तो हाउस होल्ड में माँ को सोचना पड़ता है, जो घर में मादर होते हैं ना सर, हमारे घर में सबके घर में है, माँ के रूप में कोई ना कोई जरूर है, माँ है, ठाकू माँ है, दीदी माँ है ना सर, नानी माँ, दादी माँ, जो भी माँ, सब हर तरह का माँ, ठीक है। ये एक दुनिया का ऐसा क्रिएशन है, ये सृष्टि का ऐसा रूप है, ये हमेशा सबको, किसी को भूखा नहीं रखता। व्हाट टू प्रोड्यूस, घर में कुछ नहीं है फिर भी खाना बन जाएगा, घर में राइस खत्म हो जाएगा फिर भी खाना बन जाता है, घर में दाल नहीं है फिर भी आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। व्हाट टू प्रोड्यूस, इवन अगर घर पे कुछ ना भी होता तो भी घर पे किसी को बिना खा के नहीं रहना पड़ता। हार्डकोर ट्रूथ है, मैंने देखा अपने घर में, आई होप आप लोगों ने भी अपने अपने घर में देखा होगा, क्राइसिस सिचुएशंस में भी ये लोग मैनेज कर लेते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस, गैस यूज करना है, कुकर यूज करना है, कि सिंपल तावा में करना है, वट एवर, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउस होल्ड में अंदर ये सब बात चलता है। आप पुराने जमाने का लकड़ी का चूल्हा यूज करोगे, एलपीजी गैस यूज करोगे, आजकल सर और एक चीज हो गया ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो मशीन चला के क्या, माइक्रो ओवन, क्या यूज करोगे, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए, बच्चों के लिए बनाना है, बड़ों के लिए बनाना है, किसके लिए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये घर का प्रॉब्लम है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सिंपल लैंग्वेज में। हाँ शालिनी, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स देख रहे हो ना, মিসেস ব্যানার্জি বুঝতে পারা যাচ্ছে তো? একদম পরিষ্কার স্যার। हाँ थोड़ा डिटेल्स में, अभी धीरे धीरे ये बेसिक चल रहा है, अब धीरे धीरे थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं। हाँ चलो, ये जो भी मैंने बात किया ना, अब इसी को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द टर्म इकोनॉमिक्स owes its origin to the Greek word oikonomia, point to be noted। हाँ, ये वर्ड जो है ये लोन वर्ड है, इंग्लिश अंग्रेजों ने इसको लोन किया ग्रीक वर्ड से। ओइकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड या हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ओके, टिल 19th century इकोनॉमिक्स वाज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये सिर्फ पॉलिटिकल केस में इसको यूज किया जाता था। द बुक नेम्ड, एक किताब लिखा एक फेमस इकोनॉमिस्ट ने, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है मॉडर्न डे में, उनका नाम है एडम स्मिथ। ओके, उन्होंने एक किताब लिखा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, प्लीज किताब का नाम मत भूलिए, यही डेफिनेशन है और यही किताब का नाम भी है, अमेज़न में मिल जाएगा अगर पढ़ना चाहते हैं तो। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन, 1776 मास्टरपीस बोला जाता है इस किताब को। ऐसे अगर मैं इंडिया का बात करूं, हमेशा यूरोपियंस क्यों याद करते हैं, क्या इंडिया में इकोनॉमिस्ट नहीं थे? सर इंडियन इकोनॉमी इतना पुराना है, मैं हमेशा इंडिया को याद करता हूँ, ये हमारे देश में वेस्टर्न एजुकेशन चलता है ना,
तो हमें ये सब बताया नहीं जाता, मुझे इसको खराब लगता है, तो इसलिए मैं हमेशा अपना पुराना हिस्ट्री भी समझने का कोशिश करता हूँ। आप लोग चाणक्य का नाम तो पढ़े होंगे इतिहास में, प्लीज टेल मी। आचार्य चाणक्य है ना, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, बहुत सारा नाम पे जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु, जिन्होंने एक्चुअली चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाया था, पूरा भारत को, अखंड भारत, ये आज का जो भारत है ना, इससे भी बड़ा था भारत, यहां से लेके भारत था, यहां से लेके इतना बड़ा भारत था सर, ऑलमोस्ट। हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ एरिया थोड़ा अलग था, बट इतना बड़ा भारत था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। सम्राट अशोका ने भी उसको बना के रखा था। और आचार्य चाणक्य के टाइम पे जो इकोनॉमिस्ट थे, किंग मेकर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनका किताब भी मार्केट में अभी भी है, बट बहुत सारा चीजें मार्केट से क्या हो गया एक्चुअली समय के साथ साथ, बहुत पुराना बात है, तब ये वेस्टर्न कंट्रीज नहीं था, वेस्टर्न कंट्रीज सब कुछ नहीं था, ये आज से 3000 साल पुराना बात कर रहा हूं मैं, 2500 ईयर्स बैक, 365 BC बिफोर क्राइस्ट, तब का बात कर रहा हूँ। सम्राट अशोका, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, इतिहास में आप लोग पढ़े हैं, बट सिर्फ एक नोट की तरह, भाई पढ़ लो चाणक्य के बारे में, इंपॉर्टेंस मत जानो, जस्ट नो अबाउट हु इज चाणक्य, ये था कोई, बट नहीं ये कोई नहीं था, ये बहुत कुछ था, ठीक है। आज का जो तक्षशिला है, जो आज पाकिस्तान में है सर, जानते हैं आप तक्षशिला, दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी आज का पाकिस्तान। मैं इसलिए आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपको इंडिया के बारे में भी प्राउड होना चाहिए, ठीक है। ये तक्षशिला है जो इस्लामाबाद के पास है, जो आज का पाकिस्तान है, आपको ये रूइन दिखेगा। ये तक्षशिला वर्ल्ड का पहला यूनिवर्सिटी है, और यहीं पर बैठ के चाणक्य ने पूरा भारत के लिए, पूरा भारतवर्ष के लिए, भारत नहीं कहना चाहिए, भारतवर्ष के लिए इकोनॉमिक्स को बनाया था, ठीक है। और उसको इंस्पिरेशन मिलके पूरा दुनिया भर में इसका पूरा ये था। अब देख सकते हो गौतम बुद्धा ने भी बाद में जाके वहां पर अपना टीचिंग्स लिया था। हाँ सर, मजाक नहीं कर रहे, सेम पीरियड का बात है, सेम पीरियड का। बुद्धा एंड बुद्धा का जो भी फेलो थे, वो लोग भी वहां पर जाके, यहाँ पर ये देखिए सर क्या लिखा है, धर्म राजिका, ठीक है, पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं, ठीक है। तो ठीक है, ये सब पुराना गौरव है हमारा, भूलना नहीं चाहिए। तो अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हो, गूगल में जाके आप कुछ कंपाइल है किसी किसी ऑथर का, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, मैं ज्यादा इंडियन हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप बोले कि इकोनॉमिक्स कम और हिस्ट्री ज्यादा हो रहा है, नहीं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इतिहास में इसलिए गया मैं क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि सिर्फ यूरोपियंस ने ही हमें कुछ सिखाया, नहीं, हम लोग भी कुछ कम नहीं थे, बट क्या है, ये हमारा बैड लक है कि हमें हमारा चीज नहीं पढ़ाया जाता। कोई बात नहीं, चलिए वेस्टर्न वालों को ही पढ़ लेते हैं। 1776 में एडम स्मिथ, काफी फेमस काम किया, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने जो किताब लिखा और किताब का नाम दिया इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। ये सिर्फ डेफिनेशन नहीं है, और इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, ये मत भूलिए, ठीक है। आज के डे में, मॉडर्न डे में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मतलब आज का जो एरा है इसके हिसाब से। तो इसका डेफिनेशंस पढ़िए, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। मतलब अगर आपको अपने कंट्री का वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको नेचर में झांकना चाहिए। नेचर, नेचर मतलब बंगाली में, हिंदी में क्या बोलते हैं, नेचर का मतलब प्रकृति, बंगाली में हम लोग बोलते हैं प्रकृति, हिंदी में बोलते हैं प्रकृति, है ना सर, बस थोड़ा सा ही फर्क है, प्रोनाउंस का फर्क है, दोनों ही संस्कृत से है ना, बंगाली हिंदी सब संस्कृत से है, सो ज्यादा लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं है ना। पॉइंट क्या है कि ये जो प्रकृति है, नेचर है, अगर आपको इकोनॉमिक्स को बिल्डअप करना है तो प्रकृति में झांकना है, नेचर में झांकना है। सर एग्जाम्पल चाहिए ना, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बिना नेचर का इकोनॉमिक्स नहीं बन सकता, कोई भी कंट्री नहीं बन सकता। आप लोग मेरा कुछ जवाब, सवाल का जवाब दीजिएगा, ठीक है, मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा। आप लोगों को कार पसंद होता है, कार, लग्जरी कार, प्लीज टेल मी, लग्जरी कार जैसे मानिए मर्सिडीज, तो प्लीज टेल मी, यस सर। है ना। ये मर्सिडीज कहाँ का कंपनी है सर? ये जर्मन का कंपनी है, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, मर्सिडीज जो है ये जर्मन कंपनी है सर। यहाँ मर्सिडीज कहाँ से आ गया, पॉइंट टू बी नोटेड,
इसमें क्लास होता है, सी क्लास, ए क्लास, बी क्लास। मुझे इतना नॉलेज नहीं है गाड़ी का, सीरियसली बता रहा हूँ आपको, मुझे गाड़ी का नॉलेज ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मैं गाड़ी का ब्रांड नेम जानता हूँ कि हाँ ये सब ब्रांड नेम है, सुना हूँ। भाई है घर पे, वो सारा दिन बात करता रहता है, ये सीरीज वो सीरीज, आई डोंट नो, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट इतना मैं जानता हूँ कि ये गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कितना इनकम कर लेते हैं और ये एक कंट्री के इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आज इंडिया में हम लोग इंडिया में बैठ के मर्सिडीज यूज करने के लिए कितना पागल होते हैं। नॉट जस्ट मर्सिडीज, और भी ब्रांड है, वोक्सवैगन, हाँ सर, क्या क्या ब्रांड है और भी है, नाम बताओ ना। मर्सिडीज, फिर BMW, हाँ सर, नाम सुना है कि नहीं सुना, बोलो ना। यस सर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये BMW, ये मर्सिडीज, मर्सिडीज नहीं है, ये जस्ट मिट्टी है, मिट्टी, पार्ट ऑफ क्ले, पार्ट ऑफ क्ले। प्लीज इग्नोर मत कीजिए बात को, डोंट इग्नोर दिस पॉइंट। मैं मर्सिडीज को क्ले का पार्ट बोल रहा हूं, क्या आप मेरे बात से एग्री करेंगे सर? प्लीज 2 मिनट में बताइए जल्दी। पार्ट ऑफ क्ले, मिट्टी यस का सर। पार्ट है, मान जाओगे मिसेस यस बैनर्जी? सर, आप बताएं। अच्छा पहले बोला था, चलो बढ़िया है। मिसेस बैनर्जी আপনি মানবেন, এগ্রি করবেন হ্যাঁ বলুন। কি মার্সিডিজ কে যদি আমি বলি কি এটা মাটির পার্ট, একটা একটা মাটির অংশ, মানবেন? মাটির অংশ মানে ঠিক মাটি মানে ইন দ্য সেন্স, মাটি একটা ন্যাচারাল জিনিস, है ना? হ্যাঁ তো আমি বলতে হ্যাঁ চাইছি মার্সিডিজটা মার্সিডিজ নয়, দিস আ পার্ট অফ ক্লে। ওকে। নাও যে ওয়াই? হ্যাঁ বলুন বলুন হ্যাঁ, বলুন, আপনি কি না বলছেন? মানে এইটা আসলে আমার না আমার একটুখানি নতুন তো সাবজেক্ট ঠিক বুঝতে ঠিক পারছি আছে, না আর কি। নো ইস্যু, নো ইস্যু, আমি বোঝাচ্ছি। আমি শুনি আজকে, হ্যাঁ ओके আমি ठीक বুঝিনি। है, ठीक है। एक्चुअली ये जो पॉइंट मैंने बताया पार्ट ऑफ क्ले, इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक काम किया मैंने, बेसिकली और कुछ नहीं, ये डेफिनेशन को यूज किया। ये जो एडम स्मिथ सर का जो डेफिनेशन है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। नाउ पॉइंट इज दैट, अगर एक गाड़ी बनता है, चाहे वो मर्सिडीज हो, हमारे देश में मारुति सुजुकी हो, या टाटा मोटर्स हो, चाहे जो भी कार आप देखते हो सारा दिन आपकी नजर में आता है, वट एवर कार यू यूज, चाहे वो लग्जरी हो, नॉन लग्जरी हो, ट्रक हो, बस हो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका रॉ मटेरियल्स आपको, इसका जो रॉ मटेरियल्स है ये आपको कहाँ मिलेगा? नेचर में ही तो मिलेगा। जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो इसका स्टील का पात है जिसके ये चकाचौंध लग रहा है, एकदम लग्जरीनेस इसका जो आया है, अगर आप इसका जो ये स्टील है ना जिससे ये गाड़ी बना है, इसका जो ढांचा है या फिर जो भी बोलो आप, स्टील से बना है। स्टील क्या है? लोहा है। आयरन ओर को रिफाइन करके स्टील बनाया जाता है, फिर उस स्टील से टीन बनते हैं, फिर उसके साथ उसको रिफाइन करके कलर देके, ठीक है, फैब्रिकेशन करके, क्या क्या प्रोसेस है, इंजीनियरिंग प्रोसेस है, मुझे नहीं पता, बट जो भी है टीन पाती है, सिंपल बात है, ठीक है, या स्टील का पात है जो ये गाड़ी के अंदर स्ट्रक्चर में यूज किया गया। इसका जो टायर है, इसका जो टायर है ये रबर है। रबर क्या है? व्हाट इज रबर? रबर पेड़ से आता है, रबर ट्री होता है ना, ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। अगर आर्टिफिशियल होता भी है ना तो पहले इसका नेचुरल चीज होना चाहिए। और क्या है इसका नेचुरलिटी? आपको रबर पेड़ देखना चाहिए, रबर ट्री। ये देखिए इंडिया में भी प्लांटेशन होता है, सबसे ज्यादा म्यांमार में होता है, मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं। म्यांमार इस साइड में ये रबर रबर आजकल लोग घर में ऐसे बॉन्साई बना के भी रखते हैं, बट ऐसे होता है रबर पेड़, और वहां से इस तरह से रबर का रॉ मटेरियल कलेक्ट करके रबर को प्रोसेसिंग करके टायर बनाया जाता है। तो ये टायर बना, गाड़ी का ढांचा बना, मतलब स्ट्रक्चर बना, एवरीथिंग फ्रॉम नेचर। ये कांच भी बनता है नेचुरल प्रोडक्ट से, फिर उसको केमिकलाइज किया जाता है, केमिकल भी नेचर में ही मिलता है। गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल यूज होता है, गाड़ी के अंदर जो सीट यूज होता है, चाहे वो लेदर का यूज करें आप, वो भी नेचर से ही मिलता है। जो प्लास्टिक मिलता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्रोसेस करके प्लास्टिक बनाया जाता है, ठीक है, एवरीथिंग। आप एक भी प्रोडक्ट मुझे बता दीजिए जो नेचर से नहीं मिलता, या फिर नेचुरल प्रोडक्ट को प्रोसेस करके नहीं होता, या तो डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, एवरीथिंग
जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। इवन ये जो इसके अंदर सेमी कंडक्टर होता है, क्या होता है जानते हैं? सेमी कंडक्टर गाड़ी के अंदर ना चीप होता है, लग्जरी कार में तो बिल्कुल होना ही होना है। यही लग्जरी कार को स्पेशलिटी देता है। जो चीप होता है ना इसके अंदर, ये चीप ये गाड़ी को कंट्रोल करने में, आजकल तो सर स्टीयरिंग भी नहीं होता, आजकल स्टीयरिंग नहीं होता लग्जरी कार में, स्विच से चलता है। स्विच क्या है? माइक्रोचिप सिस्टम होता है, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो इस पूरा गाड़ी को कंट्रोल करते हैं। और वो चिप जो होता है ना, वो भी नेचुरल होता है, सिलिकॉन वगैरह से बनता है। जो हमारे मोबाइल फोन में चिप होते हैं, जो लैपटॉप में चिप होते हैं, वो इससे एक ही चिप है, बस वो गाड़ी के प्रोसेसिंग में लगाया जाता है, सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, थोड़ा हाई टेक्नोलॉजी है। जो हमारे हाथ में मोबाइल फोन है वो भी वैसा ही है, माइक्रो जो लैपटॉप में हम लोग यूज करते हैं, रैम रोम इस तरह का, वो भी वही है, वो भी नेचर से ही मिलता है। कुछ भी नहीं है दुनिया में जो नेचर से नहीं मिलता। तो एडम स्मिथ का ये डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ कि क्यों मैंने मर्सिडीज को मिट्टी का पार्ट बोला। ठीक है, एक्चुअली मैंने नहीं बोला, ये तो एडम स्मिथ की बात को मैंने थोड़ा सा कोशिश किया आपको समझाने का, और कुछ नहीं। मैं कौन होता हूँ बोलने लायक, उतना दम नहीं है मेरे में, बट जितना दम है समझाने का दम है, वो कोशिश कर रहा हूँ आपको। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। अगर आज देखो आप, आज अगर जर्मनी को देखो आप, जर्मनी में एक ब्रांड नहीं, बहुत सारा ब्रांड है, वोक्सवैगन है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है। मतलब गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग में, कार मैन्युफैक्चरिंग में मतलब जर्मन बहुत अच्छा है। और उनका जो भी पैसा होता है कार बेच के, एक्सपोर्ट करके, वो कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करता है। इंडियंस यहाँ बैठे बैठे बीएमडब्ल्यू चढ़ने के लिए पागल है ना। सैलरी कैसे ही थोड़ा सा 5 लाख से 10 लाख हो गया तो पहले घर पे बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज लगेगा, तो स्टेटस बिल्ड होता है। हम अपना स्टेटस बिल्ड पे पड़े रहते हैं और जर्मनी कमा के निकल जाते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है? हेलो, हम लोग यहाँ पर स्टेटस समझते हैं लग्जरी कार लेके, लेकिन जर्मनी अपने इकोनॉमी को डेवलप कर लेता है। सिंपल बात है। तो ठीक है, तो दैट इज द रीजन, यही रीजन है, यही रीजन है कि इस किताब का नाम और डेफिनेशंस जो एडम स्मिथ सर ने यूज किया 1776 में, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। नेचर के बाहर मत नहीं, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इन द नेचर। प्रकृति में झांको, जैसे आयुर्वेदिक चीजें दुनिया भर में आज एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। सीरियसली, इंडियन एलोवेरा इतना फेमस हो गया है दुनिया भर में, पतंजलि तो सिर्फ एलोवेरा एक्सपोर्ट करके कमा लेते हैं। और भी कितना सारा प्रोडक्ट है, मैं सब चीजों का नाम भी नहीं जानता, बट इंडियन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूएस मार्केट में क्या मार्केट बना के रखा है। हमसे ज्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड यूज करते हैं हमसे लेके। सो जो भी है, जिसका जो भी है, जर्मन के पास अपना टेक्नोलॉजी है, जापान के पास अपना टेक्नोलॉजी है, यूएस के पास अपना है, रशिया का अपना है, सबका अपना अपना है। जिसका जो है वही चीज। जैसे अगर आप इसको देखो, मिडिल ईस्ट को देखो, उनके पास क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ तेल है। मिडिल ईस्ट के पास कुछ नहीं है, सिर्फ तेल है। तेल मतलब ये जो पेट्रोल डीजल हम लोग यूज करते हैं, ये एरिया अफ्रीकन रीजन में से आजकल मिल रहा है, वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में, क्या है इनके पास? तेल है। तो इनका इकोनॉमी कैसे बना है? तेल का पैसा है। क्या है इनका? सेम कॉन्सेप्ट। इन्होंने नेचर में देखा, झांका, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। आज दुबई पूरा दुनिया भर को खींचता रहता है कि भाई ये है मेरे पास, वो है मेरे पास। किससे हुआ? बिकॉज तेल सब कंट्रीज में नहीं मिलता, इस कुछ कंट्रीज में, अरबियन नेशंस वगैरह में मिलता है, इराक ईरान वगैरह में मिलता है, रशिया में थोड़ा बहुत मिलता है। ठीक है, तो इनका ये तेल पूरा ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को चलाते हैं वर्ल्ड वाइड, एरोप्लेन से लेके छोटा सा मेटाडोर वैन तक, सब पेट्रोल डीजल से बना हुआ है, और ये तेल मिलता है इनके पास। ये बेच के ये पैसा कमा लिया। वही बात, फिर से वही डेफिनेशन, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस। जितना इजीली समझ जाओगे उतना बढ़िया है। तो आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आगे आगे थोड़ा और चलते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेसिक बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा ना, ये बेसिक स्टोरी में और बात काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही स्टोरी काम आता है, उसके बाद तो बहुत सारा चीज कंप्लीट करना होता है।
So before we start the meaning of business economics, it is important for us to understand what economics is about. And for this, consider the following situations. It is your birthday and your mother gives you 1000 as birthday gift. Try to understand. आपके बर्थडे में माँ ने आपको 1000 रुपया दिया. You are free to spend the money as you like because birthday gift पे कभी parents कुछ भी नहीं बोलता, भाई जो मर्जी करो. What will you do? You have many options before you, such as option 1, you can give a party to your friends and spend the whole money on them. Option 2, you can buy yourself a dress for 1000. Option 3, you can go for a movie and eat in a restaurant of your choice. Option 4, you can buy yourself a book and save the rest of the money. अब आपके पास चॉइस आ गया. ये भी इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा एरिया है. पैसा तो आपके पास वही 1000 ही है, लेकिन ये 1000 को आप कैसे यूज करोगे ये आपको इकोनॉमिक्स बताता है. अब आप देखो विच इज सुटेबल फॉर यू. What do you notice? You have many options before you. Given a choice, you would like to spend not only on your friends, but you would also like to go for a movie, eat in a restaurant, buy a dress, book, and save some money. However, you cannot have all of them at the same time because restriction है. कुछ restriction है because ये fund आप increase नहीं कर सकते. इसको कहते हैं स्कार्स. क्या बोलते हैं इसको? स्कार्स. हर चीज में स्कार्सिटी है. घर का इनकम अगर किसी का 50,000 मंथली है तो उसी इनकम में एक फैमिली को बहुत दिन चलना पड़ता है. कब जाके फिर से सैलरी बढ़ेगा, तब जाके 50,000 शायद 60 या 70 हो जाए, लेकिन तब तक के लिए तो स्कार्सिटी है ना. हमारा डिमांड जो कम नहीं होता, एक के बाद एक चीज चाहिए, बट पैसा या रिसोर्सेस कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट रिसोर्सेस या स्कार्सिटी का मतलब होता है अभाव. पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज. स्कार्सिटी इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. स्कार्स या स्कार्सिटी. अभाव में आप कैसे अपनी इकोनॉमी को फंक्शन करोगे, आपका डिसीजन मेकिंग क्या होगा, आपका चॉइस मेकिंग क्या होगा, दैट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. ठीक है, मतलब सिंपल बात है, अभाव में आपका स्वभाव कैसा बनते हैं. चॉइस का मतलब क्या है? चॉइस लोगों के स्वभाव पे डिपेंड करता है. स्वभाव मतलब हैबिट. ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उनके हैबिट पे कि आप क्या चॉइस करोगे. तो ये इकोनॉमिक्स का डिसीजन मेकिंग है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. यू कैनॉट हैव ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम. सारा का सारा चीज आप एक साथ नहीं कर सकते. कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो या फिर हार्डली दो, बिकॉज यू हैव ओनली 1000 विथ यू. Had your mother given you 2000, you might have satisfied more or your desires. अगर 2000 देते तो शायद आप थोड़ा और डिजायर फुलफिल कर लेते, बट शी हैज नॉट. उन्होंने 2000 नहीं दिया. नाउ यू कैन फाइंड योरसेल्फ इन अ डिलेमा. अब डिलेमा में आ गए, द्वंद में पड़ गए. As to which of those above option to choose, you will have to go for one option or a combination of one or more options. Maybe एक से दो, कुछ भी. What do? You evaluate the various alternatives and choose the one that gives you greatest satisfaction. So economics satisfaction based भी है. जो करने में आपको सबसे ज्यादा satisfaction मिलेगा शायद आप वही करोगे. Similar dilemma is faced by every individual. हर कोई हमारे सोसाइटी में इसी तरह का डिलेमा में प्रॉब्लम में आते हैं. Every society and every country in the world, सबको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. Life is like that. जिंदगी ऐसा ही है. Since we cannot have everything we want, जो भी चाहिए हमें नहीं मिल जाता with the resources we have, and that is called scarcity. We are forever forced to make choice. हमेशा हमारे सामने choice आ जाता है. ऑप्शन 1 की जाए, ऑप्शन 2 में जाए, ऑप्शन 3 में जाए, ऑप्शन 4 में जाए. Therefore, we choose to satisfy only some of our wants, leaving many other wants unsatisfied. मे बी आप ऑप्शन 1 चूज कर सकते हो, बाकी ऑप्शन छोड़ दो. अब ऑप्शन 4 चूज कर सकते हो, बाकी ऑप्शन छोड़ दो. ऑप्शन 3 चूज कर सकते हो, बाकी ऑप्शन छोड़ दो. क्लियर हो रहा है इकोनॉमिक्स का रियल लाइफ सिनेरियो? प्लीज टेल मी. ये जो एग्जांपल मैंने यूज किया, क्या ऐसा वास्तव में होता है हमारे साथ? बताइए ना. These two fundamental facts. तो ये जो भी होता है ना, इसके पीछे दो फंडामेंटल फैक्ट्स होता है. क्या? फर्स्ट, ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स. ह्यूमन बीइंग्स मतलब हम लोग जैसे लोगों का, ह्यूमन बीइंग्स का क्या है ना, इंसान का अनलिमिटेड वांट्स होता है. जितना भी दे दो कम पड़ जाता है, जितना भी दे दो.
ये चाहिए वो चाहिए, जब भी मिल जाए ना, आपको आईफोन चाहिए ना, आईफोन मिल गया ना, अब आईफोन से भी आपका सेटिस्फेक्शन उड़ जाएगा। फिर आप बोलोगे कि इस आईफोन से भी नहीं बनेगा, अगर आईफोन के बाहर अगर कोई जेड फोन भी निकल गया तो वो चाहिए आपको। आई डोंट नो उसके बाद कौन सा ZI आएगा या ZX आएगा, आई डोंट नो। द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स, ये जो अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने का जो मीन्स मतलब जिसके थ्रू से आप इसको करोगे, ठीक है। मीन्स मतलब जैसे कि आपको पैसा चाहिए ना, आपको पैसा चाहिए, सिंपल है, मनी मनी मेकिंग, इकोनॉमिक्स इज अ मनी मेकिंग पेपर, ठीक है। ये मनी मेकिंग साइंस है, पैसा बनाने का एक तरीका है। मनी मेकिंग, मनी यूटिलाइजेशन, पैसा को यूटिलाइज करने का एक सब्जेक्ट है, यूटिलाइजेशन करने का। द मीन्स टू सेटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर रिलेटिवली स्कार्स। प्रॉब्लम तो यहीं पर है कि आप जिसके थ्रू से अपना प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करना चाहते हो वही तो स्कार्स है। स्कार्स का मतलब अभाव, स्कार्स का मतलब अभाव, फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इकोनॉमिक्स, यही इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर। तो दो प्रॉब्लम आ गया, फंडामेंटल प्रॉब्लम, एक ह्यूमन बींग्स का वांट्स अनलिमिटेड है, दूसरा रिसोर्स जो है वो स्कार्स है। तो स्कार्स रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट्स कैसे फुलफिल किया जाए? हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आया? स्कार्स रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट कैसे फुलफिल किया जाए, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये सर नो, करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, यस सर। है ना। यस सर। नाउ लेट अस नाउ एग्जामिन व्हाट इकोन, हाँ बोलूं बोलूं বলুন কিছু বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ বললাম যে হ্যাঁ এটা সঠিক, মানে এটা ঠিক আর কি, মানে যদি ডিমান্ডটা বেশি তো তো ইনক্রিজ না হলে পরে তো সেই অভাবটা থেকেই যায় বা সেই ডিমান্ডটা ফুলফিল হয় না আর কি। এক্স্যাক্টলি। তো এই প্রবলেমটাকে সলভ করতে হবে, এই প্রবলেম সলভিং স্কিলসটা ইকোনমিক্স শেখায় আমাদেরকে, হ্যাঁ ঠিক আছে। Let us now examine what economics study is about. Economics is the study of process by which the relatively scarce resources are allocated to satisfy the competing unlimited wants. Relatively scarce मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत कमती है, लेकिन उसी रिसोर्स से हमें अपना अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए आगे निकलना होगा, compete करना होगा। या तो आप खाना खा लो, या तो अच्छा किताब पढ़ लो, या तो मूवीज देख लो, या फिर सेविंग कर लो, जिससे आपको ज्यादा ठीक लगे, जो आपका ज्यादा जरूरत पूरा करे in a society. Of course, the available resources will be efficiently used when they are allocated to their highest values use. तो ये highest valued use कैसे होगा, ये आपको डिसाइड करना है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि highest valued use क्या होता है। Economics is thus the study of how we work together to transform these scarce resources into goods and service to satisfy the most pressing of our infinite wants. ये जो हमारा infinite wants है ना, infinite मतलब क्या, खत्म नहीं होने वाला, जो अनादि अनंत, ऐसा बात है। जितना भी दे दो कम पड़ जाता है, ठीक है, जो भी दे दो कम पड़ जाता है। एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग आवरसेल्व्स, जो भी मिलता है उससे उसको कैसे अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें, गुड्स हो या सर्विस। This definition of economics with the narrow focus using relatively scarce resources to satisfy human wants in the domain of modern neoclassical मतलब modern economics, classical microeconomics analysis. Despite being correct, it is incomplete as it brings to our mind the picture of a society with fixed resources, skills and productivity capacity. हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि सोसाइटी में स्किल फिक्स्ड है, सोसाइटी में रिसोर्स फिक्स्ड है, लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है। तो फिर डिसाइडिंग फैक्टर आ जाता है, भाई करे तो क्या करे। What specific kinds of goods and service it ought to produce, मतलब कंट्री क्या प्रोड्यूस करे, what to produce, जो आपको मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, with the given resources and how they ought to be distributed among the members of the society. However, two of the most important concerns of modern economics are not fully covered by this concept. But कुछ concept है जो पुराने concept में fulfill नहीं होता है। On the one hand, we find that productive capacity of modern economics has grown tremendously. Population and labor force have increased. हमारे देश का population बहुत बढ़ गया है। अगर मैं इंडिया का ही बात करूं, लेबर फोर्स भी इंप्रूव हुआ है। कुछ कंट्री ऐसा भी है दुनिया में जिसका लेबर फोर्स या पॉपुलेशन कम हुआ है, जैसे कि रशिया, हर साल 10 लाख करके पॉपुलेशन वहां पर कम हुआ है, लेकिन इंडिया में
हर साल 2 करोड़ करके पॉपुलेशन बढ़ गया है। ये दोनों कंट्री का अलग अलग पिक्चर है। तो ठीक है, इंडिया के बारे में ही सोचो अभी। लेबर फोर्स बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ा, नाउ न्यू रिसोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, न्यू रिसोर्स डिस्कवर किया हम लोगों ने। पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, पहले ये फोन नेटवर्क सिस्टम नहीं था, वो डिस्कवर हुआ। न्यू बेटर प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव बीन मेड अवेलेबल ऑन फार्म्स, इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। ये जमाना कोई नहीं सोचा था कि आप किसी भी कोने में रहो लेकिन आप पढ़ाई कर सकते हो ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी में बदलाव आया है जो पहले नहीं होता था। 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, 50 years बैक ऐसा नहीं होता था। Not only has the quantity of available productive resources increased, their quality has also improved substantially। मतलब नेचर से हमें और भी improved क्वालिटी भी मिला है, हम लोग भी उसको और improved कॉन्सेप्ट में बिल्डअप भी कर पाया। Better education and newly acquired skills have raised the productivity of labor force। लेबर भी काफी प्रोडक्टिव हो गया है and has led to the discovery of completely new kinds of natural resources such as shale gas of a new alternative greener, ठीक है, source of energy such as solar and wind power, जो पेट्रोल डीजल को सब्स्टिट्यूट में भी कर सकता है, में भी, हाँ, कोशिश जारी है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, पॉल्यूशन होता है बहुत ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग होता है, साइक्लोन बढ़ जा रहा है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग में ग्लेशियर गल जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो हमारा वर्ल्ड है ना, अब इसमें आप बोलोगे जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं सर, नहीं नहीं, जियोग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का ये इफेक्ट दिखा रहा हूँ आपको। इकोनॉमिक्स को क्यों अल्टरनेट सोचना पड़ता है? बिकॉज इकोनॉमिक्स दुनिया को खत्म नहीं कर सकता पैसा कमाने के चक्कर में। टू मेक मनी वी कांट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ओके, वी कांट। सो क्या करना है हमें? इकोनॉमी को भी बचाना है और एनवायरनमेंट को भी बचाना है। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या है, ये जो नॉर्थ पोल है ना सर, हमारा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अब देख रहे हो ना, अंटार्कटिका, ठीक है, तो यहाँ से ग्लेशियर्स जो है ये जितना गलेगा ना, ये गला है सर, ये सब गल गया, बेसिकली ये सब लिक्विड हो जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होगा तो ये लिक्विड हो जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है, ओशियन का जो लेवल है ना बढ़ जाएगा, मतलब इसमें वाटर कंटेंट बढ़ जाएगा। तो इसका वाटर कंटेंट बढ़ने से क्या प्रॉब्लम है? इसका वाटर कंटेंट बढ़ने से प्रॉब्लम है, इसका वाटर कंटेंट बढ़ने से प्रॉब्लम है कि इसके पास और ज्यादा फ्लड मटेरियल आ जाएगा। मतलब सिंपल है कि जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा इसका, या फिर ये ज्यादा से ज्यादा, बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं जलीय बाष्प, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाटर होगा तो क्या प्रॉब्लम है कि और ज्यादा से ज्यादा बारिश हो जाएगा, जैसे कि साइक्लोन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, जैसे कि हो रहा है हमारे बंगाल में, उड़ीसा में, बांग्लादेश में। तो ये भी प्रॉब्लम है। आप इकोनॉमी को बनाने के चक्कर में एनवायरनमेंट को खत्म नहीं कर सकते, ग्रीन एरिया खत्म नहीं कर सकते, इकोलॉजी बैलेंस को मेंटेन भी करना है। तो ये भी एक पार्ट है, टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें इकोलॉजी को भी बचाना है, ठीक है, पेपर सेव करना है, ट्री बचाना है, बहुत सारा काम है, एक आध काम नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, productive resources increased, their quality has also improved, better education, newly acquired skills have raised the productions। तो ये सब प्रॉब्लम के साथ हमें धीरे धीरे प्रोडक्शन इनकम हैज नॉट बीन स्मूथ। देयर हैव बीन पीरियड्स इन व्हिच आउटपुट नॉट ओनली फेल्ड टू ग्रो। एक जमाना भी ऐसे भी गया है कुछ दिन पहले, एक बार ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, यूएस का प्रॉब्लम मैं बताऊंगा। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8, 11 ब्रदर्स का फेलियरिटी, दुनिया भर में जॉब नहीं था, फाइनेंशियल सिस्टम टोटली खराब हो गया था, इकोनॉमी ब्लीड कर रहा था, नॉट जस्ट इंडिया, स्पेशली यूएस, यूके, यूरोपियन नेशंस, सिंगापुर, उसका इफेक्ट इंडिया में भी आया था। कोरोना पैंडेमिक रिसेंटली, ड्यूरिंग सच पीरियड्स फैक्ट्रीज वर्कर्स हैव अदर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैव रिमेन्ड आइडल ड्यू टू इनसफिशिएंट डिमांड, ठीक है, डिमांड बढ़ जाता है, गिर जाता है तो काम धंधा भी बंद हो जाता है, और काम धंधा बंद मतलब इकोनॉमी कोलैप्स। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बहुत मुश्किल का है, भारत जैसे देशों के लिए तो और प्रॉब्लम है। Economics therefore concerns itself not just with the crucial concern of how a nation allocates its scarce productive resource to various uses, it also deals with processes by which the productive capacity of these resources is increased, with the factors which in the past have led to sharp fluctuation in the rate of utilization of these resources। मतलब पहले भी रिसोर्स यूज होता था, अभी भी रिसोर्स यूज हो रहा है, लेकिन पहले से रिसोर्स को आपको और मेंटेन करके यूज करना होगा, ताकि आप प्रॉब्लम सिचुएशंस में कंट्री को ओवरकम करने में हेल्प कर पाओ। तो इकोनॉमिक्स एक डे टू डे प्रॉब्लम है सर, डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
Now what is business economics? Having understood the meaning of economics, let us now understand what is business economics for this. बिजनेस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको एक कंपनी का स्टोरी बताऊंगा. ऐसे मैं पहले बोल दिया, लेकिन यहाँ पर भी एक बार थोड़ा सा इलाबोरेटिव वे में है, थोड़ा सुन लो. मिस्टर जी रामामूर्ति, साउथ इंडियन नेम है, CEO of Worldwide Food Limited, on completion of his presentation turn to his board of directors. Board of directors का presentation turn आया and raised the question. Well, question raise कर रहा है. Well, ladies and gentlemen, what do you say? Shall we go into soft drink business? क्या हम soft drink business में आ सकते हैं? Give us some time, sir. किसने बोला? रेमा स्वामीनाथन ने बोला. Give us some time, sir. सोचना पड़ेगा. You are asking us to approve a major decisions. आप एक बहुत बड़ा major decision लेने के लिए बोल रहे हो, which will have long-term impact on the direction of the company. I understand your concern for the company. कौन बोल रहा है? स्वामीनाथन बोल रहा है, जो कंपनी में कोई मेंबर है. But now the time has come for us to expand our business. Soft drinks market is growing fast and it is closely related to our core business, food. कौन बोला? रामामूर्ति बोल रहा है. Yes, I understand your concern, but business expand हो रहा है. सॉफ्ट ड्रिंक एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो रामामूर्ति बोल रहे हैं कि हमें बिजनेस एक्सपेंड करने में देखभाल करना चाहिए, सोचना चाहिए. बट कंपटीशन फ्रॉम व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड, ब्लैक नेक्टर लिमिटेड, दो कंपनी है, ठीक है, जो मार्केट ऑलरेडी बना के रखा है, तो इनके साथ कॉम्पीट कैसे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पुराना प्लेयर है. दे आर ऑलरेडी इनटू दिस बिजनेस. फॉर इयर्स रिमार्क्ड अनदर बोर्ड मेंबर. कुछ एक मेंबर ने बोला कि जो ऑलरेडी बना हुआ बिजनेस है उनके साथ कैसे कंपटीशन करेंगे. दैट इज राइट. रामामूर्ति रिप्लाई दे रहा है, ठीक, ये बात सही है, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट स्टैटिस्टिक्स शो दैट देयर इज अ स्टिल रूम फॉर ग्रोथ. बट ये मत नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी मार्केट में बहुत जगह खाली है जो सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में जरूरत है. डोंट फॉरगेट दैट इवन स्वाति फूड्स ट्राइड, ये दूसरा एग्जाम्पल बोल रहे हैं, स्वाति फूड्स ट्राइड एंटरिंग सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एंड फेल्ड मिजरेबली. एक दूसरा कोई बिजनेस है स्वाति फूड्स के हिसाब से, उन्होंने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में ट्राई किया था, तो उनका भी फेलियरिटी आया था. ये बोला अशोक अग्रवाल, एक अनदर बोर्ड मेंबर ने. Moreover, the projection you are showing are based on last 10 years data. What is guarantee that trend will continue? 10 साल पहले जो हुआ था वो आज भी होगा, इसका क्या गारंटी है? ये क्वेश्चन रामामूर्ति क्वेश्चन कर रहा है. Also, we would not forget that Indians have become health conscious. Indians health conscious हो गया है, and who knows tomorrow what will people prefer? कल लोग क्या प्रेफर करेगा, हो सकता है कि सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट चले. रामामूर्ति कंटिन्यू कर रहा है. Well, friends, all your concerns are logical, and believe me, I have given much tough thought to these ifs and buts. My people have spent many days analyzing all available data to arrive at a judgment. Our analysis indicates a strong possibility of earning above average return on investment. जितना रिटर्न इन्वेस्ट करेंगे उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आएगा, रामामूर्ति बोल रहा है. A return that will be more than what we are earning in food industry. जितना आज कमा रहे इससे कहीं गुना ज्यादा इनकम होगा. We are already working on the details of production. Already production पे काम कर रहे हैं, कॉस्ट पे काम कर रहे हैं, प्राइसिंग पे काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहे हैं, फाइनेंस पे काम कर रहे हैं. जो आपको शुरू में बोल रहा था, अगर एक बिजनेस में इकोनॉमिक डिसीजन लेना है तो उनको प्रोडक्शन डिसीजन के बारे में सोचना है, कॉस्ट के बारे में सोचना है, प्राइसिंग दाम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, फाइनेंस कहां से करेगा, इकोनॉमिक डिसीजन है. रामामूर्ति और बता रहा है, और यही सब आप लोगों का क्या है, चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स में. आई फियर इफ यू वेट फॉर लॉन्ग वी विल बी मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी दैट मे नॉट कम अगेन फॉर लॉन्ग. लेट्स गो अहेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. रामामूर्ति ने कहा ठीक है, इतना सोचने का और जरूरत नहीं है, चलिए करते हैं, जो होगा देखा जाएगा. कहीं ना कहीं एक बार रिस्क तो लेना पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क. तो ये हुआ ना बिजनेस इकोनॉमिक्स. प्लीज टेल मी, रामामूर्ति एंड बोर्ड मेंबर का डिस्कशन कैसे समझ में आया, बोलिए. ये बिजनेस इकोनॉमिक्स है, बिजनेस ऐसे सोचते हैं, एकदम रियल लाइफ सिचुएशन है. ये सर नो बताइए प्लीज मुझे. हेलो. यस सर. ओके सर. হ্যাঁ বলুন, মিস্টার ব্যানার্জি কিছু বলছেন? হ্যাঁ, এটা একদম ঠিক স্যার, যে মানে মিল আছে অনেক. একবার বলুন, কথাটা কেটে গেল. হ্যালো, হ্যাঁ কথাটা কেটে গেল, আরেকবার বলুন. বলছি মানে এটা বুঝতে পেরেছি আর কি. আচ্ছা আচ্ছা, তো এক্স্যাক্টলি
इकोनॉमिक्स इसी तरह से आपको हेल्प करेगा। ये पूरा सब्जेक्ट जैसे जैसे आप आगे आगे, ये सब जो भी मैं यहाँ पर बोला ना, कॉस्ट, प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब एक्चुअली इकोनॉमिक्स का आपका चैप्टर बन जाता है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशंस, मार्केट डिटर्मिनेशंस, एवरीथिंग विल बिकम अ चैप्टर। आगे आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर बनेगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, लुक एट हियर, ठीक है। तो यही तो है इकोनॉमिक्स। लेकिन अभी कुछ और इंपॉर्टेंट 2-4 पॉइंट है, फिर मैं आपको छोड़ूंगा 5-10 मिनट में, सुन लीजिए। द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक strategic, tactical and operational decisions. A few examples of issue of requiring decision making in the context of business are illustrated. Should our firm be in the business? क्या हमारा फर्म इस बिजनेस में है? जब भी कोई प्रोडक्ट वो लाना चाहता है तो सवाल करते हैं अपने आप को, क्या ये हमारा कैटेगरी ऑफ बिजनेस में है? Should the firm, फर्म मतलब कंपनी या बिजनेस, लॉन्च ए प्रोडक्ट गिवन द हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट? ये सवाल है, अपने क्वेश्चन कर रहा है मैनेजमेंट पे। If the firm decided on launching the product, अगर फर्म सोच रहे कि प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, which available technique of production should be used? कौन सा टेक्निक यूज करेंगे प्रोडक्शन के लिए? From where should the firm procure the necessary inputs? रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? प्राइस क्या होगा? कॉम्पिटिटिव एज क्या है मार्केट में? Should the firm make the component of buy them or from other firms? क्या दूसरे किसी फर्म से खरीद सकते हैं कंपोनेंट को? How much should the optimum output and at what price should the firm sell? कितना आउटपुट फर्म कर पाएगा प्रोडक्ट का और कितना सेल कर पाएगा? How will the product be placed in the market? Which customer segment should be focused? Youth, old age, child, adolescent period, मतलब बीच वाला बच्चे लोग, किस पे फोकस करेंगे? एंड लेडीज मतलब फीमेल मार्केट, मेल मार्केट, बहुत सारा सेगमेंट है मार्केट में। ऐसे भी चीजें जो सिर्फ फीमेल को फोकस करके बनाया जाता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो सिर्फ मेल को फोकस करके बनाया जाता है, कुछ है सिर्फ यूथ को फोकस करके बनाया जाता है, कुछ है ओल्ड एज को फोकस करके बनाया जाता है, कुछ है सिर्फ चाइल्ड को फोकस करके बनाया जाता है। हाउ टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस? व्हिच मार्केट स्ट्रेटजी शुड बी चूजन? हाउ मच शुड बी द मार्केटिंग बजट? हाउ टू कॉम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व्ड? जो भी रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज है, जो दिख नहीं रहा है, अनसर्टेन मतलब क्या? जो दिख नहीं रहा है बट हो सकता है आगे जाके, उससे कैसे बिजनेस अपने आप को कॉम्बैट करेगा, मतलब एडप्ट करेगा, टैकल कैसे करेगा? बिजनेस को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये सब अल्टीमेटली। डिसीजन मेकिंग, तो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पर जो मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था, बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन क्या है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइन एज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्विंग द बेस्ट यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्कार्स रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो स्कार्स रिसोर्स है उसको बेस्ट वे में कैसे यूज किया जाए, वही है। जोएल डीन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली कंपोनेंट ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, मतलब जिसको रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है वही है बिजनेस इकोनॉमिक्स, as it includes application of selected quantitative techniques such as linear programming, जो नॉर्मली इंजीनियरिंग लेवल में, मैथमेटिक्स लेवल में होता है, रिग्रेशन एनालिसिस स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, लिनियर रिग्रेशन ये सब स्टैटिस्टिक्स में, ऑपरेशन रिसर्च में, कैपिटल बजटिंग फाइनेंस में, ब्रेक इवन एनालिसिस कॉस्ट फाइनेंस में, आगे आगे इंटरमीडिएट फाइनल लेवल में पढ़ेंगे ये सब चीज। Our approach in this context is to focus on the heart of business economics, that is microeconomic theory and the behavior of consumer, मतलब customer and firms in competitive and non-competitive market. This theory provides managers with a basic framework. आगे जाके आप लोग कंपनी के मैनेजिंग में रहोगे तो आपको बेसिक फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग की बिजनेस डिसीजन अबाउट द एलोकेशन ऑफ देयर फर्म स्कार्स रिसोर्सेज, कि किस तरह से आप फर्म का जो स्कार्स रिसोर्स है उसको यूज करके बिजनेस को एक टॉप लेवल में लेके जा सकते हो, ये आपको सिखाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट मैटर है वो माइक्रो एंड मैक्रो दोनों हिस्से में बांटा हुआ है सर। जस्ट ये माइक्रो एंड मैक्रो में क्या फर्क है ये सुन के ही आपको मैं आज छोड़ दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी और डिस्कशन करूंगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंडिविजुअल लेवल में बात करता है। जस्ट लुक एट हियर, जैसे मानिए कि कोई एक प्रोडक्ट, उसका प्राइसिंग करना है, जैसे मैगी का पैकेट 10 रुपीज होगा कि 12 रुपीज होगा, 15 करने से क्या प्रॉब्लम है? कंपनी ज्यादा करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचने से नहीं होता है, मार्केट बोल के भी एक चीज होता है, कस्टमर का भी एक फीलिंग होता है, ठीक है। सो 10 करने से क्या प्रॉब्लम है? दाम बढ़ा क्यों जाता है? अभी 12 ज्यादा चल रहा है, कल 15 भी हो सकता है। प्रोडक्ट प्राइसिंग इज अ बिग डिसीजन। आईफोन ब्रांड वैल्यू चार्ज करते हैं,
एक फोन का दाम 1 लाख 1.5 लाख भी लेता है। माइक्रोमैक्स या रेडमी जैसे कंपनी 20,000 में फोन देते हैं, 10,000 में फोन देते हैं। वाई सर? क्वालिटी, हाँ ऑब्वियसली, लेकिन क्वालिटी से भी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी है, कॉस्टिंग है, बनाने में कितना खर्चा है, ब्रांड वैल्यू है, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंज्यूमर बिहेवियर, कस्टमर क्या बिहेव करेगा, डिमांड के अंदर बात करेंगे। जब हम लोग डिमांड पढ़ेंगे ना, डिमांड एंड सप्लाई, तब आपको मैं कंज्यूमर बिहेवियर पे डिटेल्स बातचीत करूंगा। कंज्यूमर का बजट, उसका बिहेवियर, ठीक है, उसमें अल्फ्रेड मर्सल बोल के एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, इस तरह का कुछ एनालिसिस में बात किया है। फैक्टर प्राइसिंग, ये क्या है? लैंड, लेबर, याद आ रहा है शालिनी? कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, हाँ शवनीता का तबीयत खराब इसलिए बार बार नहीं पूछ रहा। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये क्या है? किसी को भी बिजनेस करना है, लैंड के बारे में सोचना है, लेबर के बारे में सोचना है, कैपिटल के बारे में सोचना है, एंटरप्रेन्योर के बारे में सोचना है। डोंट नीड टू राइट डाउन नाउ, आगे आगे सब बात करूंगा, ठीक है। तो फैक्टर प्राइसिंग, जैसे कि फैक्टर प्राइसिंग क्यों? अगर आपको कोई बिजनेस करना है मिसेस बनर्जी, जस्ट इमेजिन, आप किसी से कोई लैंड या घर लोगे तो रेंट देना पड़ेगा। आप अगर लेबर रखोगे बिजनेस पे तो उनको वेजेस देना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल लोगे, मतलब बैंक से उधार लोगे या किसी से भी आप कैपिटल लेते हो, तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप खुद लगा रहे हो तो आपको प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो ना, तो यू नीड प्रॉफिट, है ना। तो जो प्रोडक्ट बनेगा, चाहे वो मैगी पैकेट हो, पावरोटी का पैकेट हो, आईफोन हो, कुछ भी सॉफ्टवेयर हो, उसके पीछे एक रेंट का खर्चा है, एक वेजेस का खर्चा है, एक इंटरेस्ट का खर्चा है, एक प्रॉफिट का खर्चा है, सब मिला के ही प्रोडक्ट का प्राइस बनेगा। यस और नो? यस। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। ओके। द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ए सेक्शन ऑफ पीपल, आप जिस एरिया में बिजनेस करना चाहते हो वो एरिया का लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। ईस्ट इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन कंपैरेटिवली वीक है कंपेयर टू साउदर्न इंडिया, वहां का लोगों का इनकम थोड़ा ज्यादा है। वेस्टर्न इंडिया का इनकम थोड़ा और ज्यादा माना जाता है। नॉर्दर्न इंडिया का इनकम भी खराब नहीं है, मतलब इंडिया के अंदर अगर इकोनॉमिक कंडीशन वीक है वो है ईस्टर्न इंडिया का कंपेयर टू वेस्ट, नॉर्थ एंड साउदर्न के हिसाब से। तो जो भी है, मैं इंडिया का बात किया, आप वर्ल्ड वाइड भी सोच सकते हो। नाउ पॉइंट इज दैट आप जिस एरिया में बिजनेस करोगे वहां का इकोनॉमिक कंडीशंस, बिहेवियर ऑफ फार्म्स, कंपनी कैसा बिहेव करेगा, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कहां पर आपका इंडस्ट्री लोकेट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो फिर मैक्रो क्या है जान लीजिए और फिर घर जाइए आज। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा था, नेशनल इनकम, कंट्री का जीडीपी, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन को बताते हैं, महंगाई कितना है, मूल्य वृद्धि কতটা, এখন ভারতের মূল্য বৃদ্ধি বা ইনফ্লেশনটা একটু कंट्रोल আছে। इंडिया का इन्फ्लेशन अभी थोड़ा कंट्रोल में है। 5 इन्फ्लेशन, ये देखिए 4.35%, विच इज वेरी वेरी स्टैंडर्ड फॉर इंडिया। नॉर्मल इंडिया में इन्फ्लेशन 6 साढ़े 6 के आसपास होता है। इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है बैंक एफडी का इंटरेस्ट। आपको बैंक एफडी में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन ज्यादा तो बैंक एफडी में इंटरेस्ट ज्यादा, इन्फ्लेशन कम तो बैंक एफडी में इंटरेस्ट कम। इसीलिए अगर आप देखेंगे बैंक एफडी में आजकल 5.5 6 से ज्यादा नहीं देता है। यस ना, कम हो गया। 4-5 साल पहले भी बैंक एफडी, 4-5 साल पहले बैंक एफडी में 7% 8% भी देता था, लेकिन अभी नहीं देगा क्योंकि इन्फ्लेशन कम है। कैसे कैलकुलेट होता है कभी दिखाऊंगा आप लोगों को। ये सब एक्चुअली मैक्रो इकोनॉमिक डिस्कशन है, इन्फ्लेशन का चर्चा है। जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके कंट्री का कितना ट्रेड और बैलेंस में पेमेंट होता है, ये भी आप लोगों को है पढ़ना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ये जो डॉलर के साथ करेंसी का क्या वैल्यूएशन है, इंडियन डॉलर इंडियन रुपीस के साथ फॉर यूएस डॉलर का क्या वैल्यूएशन है, चाइनीज युआन के साथ, जापानीज येन के साथ, अरबियन दिनर के साथ दुबई का क्या करेंसी वैल्यूएशन है, ये कैसे चेंज होता है, ज्यादा होने से क्या है, कम मतलब करेंसी वैल्यू कम होना अच्छा है कि खराब है कि बुरा है कि अच्छा है, जानना पड़ेगा। एक्सपोर्ट के लिए वैल्यू गिरना अच्छा है, इंपोर्ट के लिए वैल्यू बढ़ना अच्छा है, आगे आगे बात करूंगा।
ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक्स देरी में बात करूंगा, अभी थोड़ा माइक्रो में बात चलेगा। ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सभी चीज मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर है। मतलब बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पिलर है और मैक्रो इकोनॉमिक उसका छत है, टेरेस है, टेरेस, ठीक है। बिल्डिंग खड़ा रहता है माइक्रो पे, इकोनॉमिक्स का पिलर है ये और इकोनॉमिक्स का छत है ये। अगर नहीं होगा तो ये भी नहीं रहेगा। ये दोनों फर्क है माइक्रो और मैक्रो में, और यही सब आगे आगे माइक्रो का और मैक्रो का चैप्टर भी है जो आगे आगे पढ़ना पड़ता है आप लोगों को। नॉर्मली हम लोग यहाँ पर ज्यादा माइक्रो में बात करेंगे और कुछ कुछ मैक्रो में बात करेंगे, जैसे कि नेशनल इनकम, जैसे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट, इस तरह का कुछ एरिया सीएस में दिया है, सीए में भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैक्रो दिया है। बाकी इंटर, सीए इंटर में मैक्रो लेवल बहुत ज्यादा है। ओके, बाकी ऑलमोस्ट ये सभी चीजें आपको मैं बता दिया, ठीक है। कुछ पॉइंट अगर रह गया होगा मैं नोट शेयर करूंगा आप लोगों से, अगर कुछ पॉइंट रह जाता है मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शेयर मतलब बातचीत करूंगा, ठीक है। एक ये वाला नोट्स भी मैंने बता दिया, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये दोनों नोट आपको मैं शेयर करता हूँ, आप लोग घर में गो थ्रू कीजिए, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे ही आपका नोट कंप्लीट होता है, नोट कंप्लीट होने के बाद नीचे देखिएगा एमसीक्यू दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। है ना, एमसीक्यू को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर भी मिल जाएगा आपको नीचे, यहाँ पर ऑलमोस्ट 50 आई थिंक, यस 46 एमसीक्यू है सिर्फ बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। मस्ट सॉल्व, हाँ, ट्राई कीजिएगा। पहले जो मैं पढ़ाया उसको एक बार घर पे गो थ्रू करना है, ये दोनों नोट्स में शेयर करूंगा, इंट्रोडक्शन का दोनों पीडीएफ। उसके बाद आपको एमसीक्यू खुद से ट्राई करना है और फिर आपको यहाँ पर आंसर भी मिलेगा, बट ट्राई पहले खुद से करना है, हाँ, ओके। ट्राई पहले खुद से करना है और फिर जाके आंसर चेक करना है, और फिर आप मुझे बताएंगे फीडबैक में कि आपको कितना आंसर सही हुआ। बट उससे पहले जो भी मैंने समझाया पढ़ाया उसको आपको पूरा नोट्स में एक बार गो थ्रू करना चाहिए, ओके। बस इतना ही है आज। ओके सर। ओके Yes, sir. ओके Hi, मिसेस sir. बनर्जी, ओके शौमन्विता, ओके शालिनी, मैं नोट शेयर कर देता हूँ, ठीक है। फिर ओके गुड सर, नाइट, ओके गुड नाइट, फिर टाटा। गुड नाइट। Good night, sir.